जय हिंद कैडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूवी मेंटोरशिप। हमारी आज की वीडियो स्पेशल क्लास है फॉर एनसीसी जीसीआई कैडेट्स। ये क्लास जो एग्ज़ाम 2 फरवरी टू 11 फरवरी 2022 को हुआ है, उसके एग्ज़ाम रिव्यू और एनालिसिस रिलेटेड है फॉर द कैंडिडेट्स यूपी एंड पंजाब, जिनकी अभी तक ना तो एग्ज़ाम डेट आई है और इलेक्शन की वजह से जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, उन्हें पता चल सके कि एग्ज़ाम किस तरीके का आया था, क्या लेवल रहा था और वो अपनी तैयारी में कुछ सुधार कर सकें। उनके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। एंड जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कट ऑफ एनालिसिस और आपका सेफ अटैम्प्ट क्या होना चाहिए, उस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ और अभी भी इसमें आपको कुछ डिटेल में बताऊंगी, तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट काम हो जाता है वो ये है कि मेरा चैनल यूवी मेंटोरशिप को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक आपने नहीं किया है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला डाउट जो बच्चों के माइंड में है वो ये है कि मैम यूपी एंड पंजाब में जो एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है वो कब कंडक्ट हो सकता है, हम अपनी प्रिपरेशन उसके हिसाब से करना चाहते हैं। सो आपकी जो 99% एग्ज़ाम डेट हो सकती है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल होगी। ओके, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल कैसे होगी? आपका जो इलेक्शन का रिजल्ट है यूपी एंड पंजाब स्टेट का वो 10 मार्च 2022 को आ जाएगा। रिजल्ट डेट ऑफ इलेक्शन है 10 मार्च 2022। उसके अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ के अंदर अंदर ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अब मैं ये किस बिहाफ पे कह रही हूँ कि आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा? बिकॉज लास्ट टू लास्ट ईयर इन 2020 जो फेज़ 8 का एग्ज़ामिनेशन हुआ था वो ओरिजिनल जो उसकी एग्ज़ाम डेट थी वो थी 6 नवंबर एंड 9 नवंबर 2020। ड्यू टू बिहार इलेक्शन उस टाइम पर भी सेम सिचुएशन थी, बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे। जो बिहार का इलेक्शन और काउंटिंग प्रोसेस थी वो 15 नवंबर 2020 तक चल रही थी। उसकी वजह से बच्चों के एग्ज़ाम 6 और 9 नवंबर को नहीं लिए गए, बट जैसे ही 15 नवंबर के आसपास वो प्रोसेस ख़त्म हुई, आफ्टर एग्जैक्ट 1 मंथ 14 ऑफ दिसंबर को बच्चों के एग्ज़ाम ले लिए गए। सो इससे आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगर 10 मार्च को आपका रिजल्ट आने वाला है इलेक्शंस का, तो उसके 1 मंथ के ड्यूरेशन में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ठीक है, सो आपको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक प्रिपेयर कर लेना अपना सारा सिलेबस। अब एग्ज़ाम कैसा आया था और उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बताने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताना चाहती हूँ जो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपके काम आएंगे। सबसे पहला है डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। जिनका एग्ज़ाम हो गया है और जिनका नहीं हुआ है दोनों के लिए बोल रही हूँ कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अब क्या क्या चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं कि एग्ज़ाम हार्ड आया था, नॉर्मलाइजेशन कैसी रहेगी, नेक्स्ट जो फेज़ आ रहा है उसमें वैकेंसी कम होंगी ज़्यादा होंगी, मेरे रीजन की होंगी या नहीं, ठीक है, कट ऑफ हाई जाएगी कम जाएगी, ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनी है। ठीक है, वो बनी ही इस चीज़ के लिए है। आपका एज अ स्टूडेंट क्या मोटिव होना चाहिए कि आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, नेक्स्ट डे आपने थोड़ी बहुत अपनी गलतियाँ रियलाइज़ की कि मैं क्या क्या अच्छा कर सकती थी, इम्प्रूव कर सकती थी, और वो आपने कहीं नोट डाउन करी कि मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में ये मिस्टेक्स नहीं करने वाली। आपको अपनी वीकनेसेस वहाँ लिखनी है, स्ट्रेंथ्स वहाँ लिखनी है और उन पर काम करना है। ठीक है, अब जो बच्चों का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन है वो वैकेंसी से रिलेटेड है कि जो फेज़ 10 की वैकेंसीज आएंगी उसमें एनसीसी जीसीआई की वैकेंसी आने वाली है या नहीं आने वाली है। क्योंकि एक पीडीएफ है जो सर्कुलेट हो रही थी, मैं उसको फेक नहीं कहूँगी क्योंकि वो एसएससी की वेबसाइट पर है, बट वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखिए, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की जो वैकेंसीज़ हैं आपको भी पता है 40 to 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि फेज़ 10 की जो वैकेंसी है वो मई में डिक्लेयर होने वाली है, अप्रैल और मई में कभी भी हो सकती है। तो अभी क्या है, सभी डिपार्टमेंट्स अपनी वैकेंसीज भेज रहे हैं और जैसे जैसे वो भेज रहे हैं ना एसएससी वेबसाइट्स पर अपडेट होती जाएंगी। तो हो सकता है कि जीसीआई या डीजी ऑफ एनसीसी ने अभी अपनी वैकेंसी वहाँ अपडेट ही ना करी हो या भेजी ही ना हो। ओके, बिकॉज आपको ये भी पता है साइमल्टेनियसली 2020 का जो एग्ज़ाम था फेज़ 8 का, उन बच्चों का डीवी चल रहा है। तो मे भी पॉसिबल है कि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब उनकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो क्या पता उन्हें प्रॉपर कैंडिडेट्स मिल पाए ना मिल पाए। जैसे कि मान लो 2020 में 100 वैकेंसी थी, 100 में से उन्हें 50 कैंडिडेट्स मिले जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट था। बिकॉज बच्चों को ना तो वैकेंसी का पता होता है ना ही उनके पास सर्टिफिकेट होता है।
इस वजह से हो सकता है वहाँ से 50 एक्स्ट्रा वैकेंसी आ जाएँ और वो इस साल की जो वैकेंसी उनमें ऐड करना चाहते हों। सो दे आर वेटिंग कि दोनों सिचुएशन में वो वेट करना चाह रहे हैं कि हम जब हमारी टोटल वैकेंसी आ जाएंगी एस्टिमेटेड तो ही हम नोटिफिकेशन में पब्लिश करेंगे। सो हमें वेट करना चाहिए जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता था। हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कि शायद हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, वैकेंसी तो आने ही नहीं वाली। इन चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। एज ए स्टूडेंट आपका काम है पढ़ना और एज अ मेंटोर मेरा काम है आपको गाइड करना, आपको वैकेंसीज़ की डिटेल देना। मैंने अगर अभी तक नहीं कहा है कि वैकेंसी नहीं आएंगी तो आपको किसी और सोर्सेज से नहीं मानना चाहिए कि वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट फेज 10 एग्जाम। आपको फेज 10 के एग्जाम के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको वेकेशंस नहीं बनाना चाहिए कि हाँ अभी तो एक एग्जाम दिया है, वेट करते हैं, अभी सेकेंड एग्जाम में टाइम है। सो आपको आज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। जस्ट गेट एन आइडिया ऑफ एग्जाम। जो रिपीटर्स होंगे जिन्होंने ये एग्ज़ाम दे दिया है उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि उन्हें एक रियल एग्ज़ाम का जो रियल एग्ज़ाम सेंटर पे देने गए थे उसका एक्सपीरियंस हो चुका है। और जो फ्रेशर्स होंगे उनके पास ये एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है। बट डोंट, आप बिल्कुल हताश मत होइए, आपके पास भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप जान सकते हैं कि एग्ज़ाम कैसा आया था। स्पेशली माय यूट्यूब चैनल यूवी मेंटोरशिप, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और सारी रिसेंट वीडियो देख सकते हैं कि एग्ज़ाम कैसा कैसा आता है। बट रिपीटर्स के लिए ऑफकोर्स ये बेनिफिट पॉइंट है कि उन्होंने रियल टाइम सिचुएशन फेस करी है, ठीक है। सो आपको एक आइडिया मिल चुका है एग्ज़ाम का, उससे आप इंस्पिरेशन लीजिए, उससे आप इम्प्रूवमेंट्स कीजिए ताकि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। फोर्थ पॉइंट इज रिवाइज एंड रिकॉल फॉर यूपी एंड पंजाब कैंडिडेट्स। आपका सिलेबस पूरा हो चुका होगा, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिला है आपको जो और बच्चों का नहीं मिला, ठीक है। तो आप रिवाइज एंड रिकॉल कीजिए चीज़ों को। और जो दूसरे बच्चे जिनका एग्जाम पहले हो चुका है वो ये सोच रहे होंगे कि अरे इनको तो ज़्यादा टाइम मिल गया। सो डोंट वरी, नॉर्मलाइजेशन इज देयर इन एनसीसी। नॉर्मलाइजेशन एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है कि भाई आपका जो भी स्कोर होगा उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं आपको फिर कभी समझाऊंगी नॉर्मलाइजेशन का खेल एसएससी में क्या होता है। बट डोंट वरी, जिसका पहले हो बाद में हो, इजी शिफ्ट हो हार्ड शिफ्ट हो, सबका एक लेवल पे लाके और फिर मार्क्स दिए जाएंगे। आप सिंपली ये समझ लीजिए। फिफ्थ पॉइंट इज फॉलो द पैटर्न ऑफ सीजीआई प्री। अगर आपको कभी भी, जैसे आप कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई भी चैनल देखते हैं, कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं और आपको कहीं पे सीजीएल का एक प्री एग्जाम होता है, वो सिमिलर टू आपके सिलेक्शन पोस्ट होता है, ठीक है। कुछ बच्चे हैं कि हाँ जिनको सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम मॉक्स नहीं मिल पाते या फिर प्रैक्टिस के मॉक्स खत्म हो चुके हैं और आपको फिर भी और प्रैक्टिस करनी है, तो कोई बात नहीं। अगर आप जिस भी वेबसाइट्स को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ से भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पर आप सीजीएल प्री के जो मॉक होते हैं, सीजीएल का जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, आप उनको भी दे सकते हैं क्योंकि दोनों का जो लेवल है वो सेम होता है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस मैक्सिमम मॉक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको सबसे ज़्यादा मॉक देने हैं। एक एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको मिनिमम 100 मॉक्स देने होते हैं। 100 मॉक्स जब आप दे लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा, आपकी स्पीड बहुत अच्छी होगी। और आपने अभी तो एग्ज़ाम दे के देख लिया होगा, आप एग्ज़ाम देते भी होंगे स्पीड टेस्ट, आपको पता चलता होगा कि आप ज़्यादा, मतलब आपको क्वेश्चन आते हैं बट टाइम नहीं बचता। तो वो किससे करेक्ट हो सकता है? वो मॉक देने से हो सकता है, ठीक है। और मॉक देना इज़ अदर थिंग और मॉक को एनालिसिस करना इज़ अदर थिंग। जैसे कि आपने एक मॉक दे दिया, डेली एक मॉक दे रहे हो और मॉक के बाद उसे खोल के नहीं देख रहे हो कि मैंने कहाँ गलती की, कहाँ सही किया, सो वो कोई अच्छा मॉक नहीं कहला पाता, ठीक है। अच्छा मॉक टेस्ट क्या है, अच्छा स्पीड टेस्ट क्या है कि आपने एक पूरा मॉक दिया 1 घंटा लगा के और फिर 1 से भी ज़्यादा घंटा लगा के फॉर 1 and 2 hours आप उसका एनालिसिस करें कि कौन सा सेक्शन आपका वीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई रिवर सिस्टम का क्वेश्चन आया और आपको नहीं आया वो क्वेश्चन, सो आप ये नहीं कि हाँ आप उसका आंसर देख के सेटल डाउन हो जाओगे। आपको पूरा रिवर सिस्टम जहाँ भी आपने नोट्स में लिखा हुआ होगा आपको पूरा वो पढ़ना पड़ेगा। स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है कि आप है ना डेली, जैसे कि आपने 1 वीक में फिजिक्स ख़त्म कर दी, 1 वीक में बायो ख़त्म कर दी, मतलब ऐसा कर दिया आपने और सारे सब्जेक्ट ऐसे ऐसे करके आपने ख़त्म कर दिया और अभी आप क्या दे रहे हैं? मॉक्स दे रहे हैं। तो समटाइम्स क्या होता है, आप चीज़ों को भूलने लग जाते हैं और आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि आप फिर से फिजिक्स उठाएं, फिर से केमिस्ट्री, फिर से बायो, फिर से ज्योग्राफी। हाँ, बट आप एक बहुत ईजी चीज़ कर सकते हैं, इसे ट्रिक भी कहूँगी मैं, जो हमेशा से हर एक स्टूडेंट्स को मैंने फॉलो करते हुए देखा है। और वो ट्रिक क्या है कि आप है ना स्टार्ट करिए फ्रॉम द फर्स्ट डे कि जैसे ही आपने कोई क्वेश्चन देखा, फॉर एग्जांपल आपने मुगल सल्तनत का कोई क्वेश्चन देखा, आपको वो नहीं आया, तो आप क्या करेंगे? आप हिस्ट्री में जाएंगे और पूरी की पूरी मुगल सल्तनत फिर से रीरीड करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में आपका कोई शेड्यूल का क्वेश्चन आ गया कि 7th शेड्यूल में क्या है, और आपको उस टाइम पे क्लिक नहीं हुआ, अगर आपको हो जाता है तो आपको रीड नहीं करना है। अगर आपको नहीं आया 7th शेड्यूल में क्या है, तो आप वहीं पे एक कंसेप्ट बना लेंगे कि अब मैं वहाँ पर जाके अपने सारे के सारे शेड्यूल फिर से रिवाइज करूँगी। ठीक है, तो जहाँ पर भी आप किसी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आप अलजेब्रा के क्वेश्चन में अटकते हैं, तो आप वहीं पर अलजेब्रा के 5 to 10 क्वेश्चन और उठाएंगे अपने प्रैक्टिस बुक से। तो जहाँ पर भी आप किसी क्वेश्चन में अटकते हैं, उस टॉपिक को फिर से उठाइए 10-15 मिनट के लिए, सो दैट आपके उस एक के साथ 2-3 चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से मॉक दिया जाता है। गो थ्रू दिस कंप्लीट वीडियो, हाँ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। तो चलिए आगे चलते हैं। स्टार्ट एनालिसिस एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबसे पहले है 1 लाइनर जीके क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। संवत कुमादी, देखिए अभी जो एग्जाम हुआ, ओके लेट स्टार्ट। 1 लाइनर जीके क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, सबसे पहला क्वेश्चन एक आया था संवत कुमुदी। ठीक है, संवत कुमुदी बोलेंगे शायद इसे, राजा राममोहन राय का एक वीकली न्यूज़पेपर था। सो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था कि किस सेंचुरी में पब्लिश किया जाता था, कब पब्लिश होता था, तो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में पब्लिश किया जाता था। सो जैसे कि ये क्वेश्चन आया है राजा राममोहन राय का, तो ऑफकोर्स आपके जो एग्जाम है उसमें रिपीट तो नहीं होने वाला है क्वेश्चन। हाँ, बट आपको यहाँ से ये आइडिया आ गया कि जो पुरानी बुक्स हैं, लाइक अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी, इस तरह की जो बुक्स है, महात्मा गांधी ने कौन सी बुक्स लिखी हैं, तो इस टाइप की जो बुक्स हैं वो आ सकती हैं। बुक्स एंड ऑथर इसे एक टॉपिक बोला जाता है। तो जब ये क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछा गया, तो ऑफकोर्स आपकी शिफ्ट में भी पूछा जाएगा। तो पहला टॉपिक जो आपको करना है डिटेल में, वो हो जाता है बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो आया था, अकबरनामा जो बुक है वो अबुल फजल ने लिखी है। तो ये आया था, ये नहीं आया था कि अकबरनामा किसने लिखी है या अबुल फजल की बुक का नाम क्या है, आया ये था कि अकबरनामा जो अबुल फजल ने लिखी है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट बुक है वो डील करती है अकबर्स के एंसेस्टर से। जो सेकंड है वो रिकॉर्डेड है अकबर के दौरान, उसके शासन के दौरान क्या क्या इवेंट्स हुए थे। एंड थर्ड है जिसमें कि एन ए अकबरी खुद एक बुक है जो कि अबुल फजल ने ही लिखी है और जो इसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो क्वेश्चन सिर्फ ये आया था कि 3 बुक्स हैं इसके अंदर, तो कितनी बुक्स हैं अकबरनामा के अंदर, कितनी बुक्स है, तो आंसर इज 3 बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज 1 क्वेश्चन फोक डांस से आया था। देखिए फोक डांस से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया और हमेशा ही आते हैं। तो आपको क्लासिकल डांस जो टोटल 8 है इंडिया में, और फोक डांस जो हर एक स्टेट के अलग अलग होते हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे गरबा गुजरात का होता है, तो इस टाइप से आपको हर एक स्टेट के फोक डांसेस से अवेयर होना चाहिए। और 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का यहाँ से आता है। मेरे को पता है कि फोक डांसेस बहुत सारे होते हैं वेराइटीज़ में, याद करना थोड़ा सा टफ है, बट ईच स्टेट के साथ आपको 4 to 5 उस स्टेट्स के फोक डांसेस आपको पता होने चाहिए। फोक डांस। नेक्स्ट 1 क्वेश्चन इज फ्रॉम इम्पॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज से बिल्कुल आता है आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड ओशियन डे, वर्ल्ड अर्थ डे। देयर आर मैनी डेज, ऑलमोस्ट हमारे कैलेंडर में 200 से ज़्यादा डेज हैं। सो आपको याद करने पड़ेंगे, देयर इज़ नो अदर वे कि आप एस्केप कर सके। इंपॉर्टेंट डे से एक क्वेश्चन आता ही, कभी कभी तो 2 भी आते हैं। सो आपको इंपॉर्टेंट डेज पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन आईआईटी के इन्वेंशन से आया था। जीके में करंट अफेयर जब आप पढ़ते हैं तो बहुत बार आता है कि आईआईटी मद्रास ने ये इन्वेंट किया, आईआईटी दिल्ली ने ये इन्वेंट किया। तो एक क्वेश्चन आईआईटी के इन्वेंशन से आया था कि किस आईआईटी ने ये चीज़ बनाई है। और ये थोड़ा लंबा हो जाता है कि हर एक आईआईटी कुछ ना कुछ बनाती रहती है। सो आपको किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, आपको जुलाई तक की जो करंट अफेयर है, देखिए करंट अफेयर फ्रॉम जुलाई 2021 के बाद की करंट अफेयर आई थी, तो लास्ट 6 to 7 मंथ्स के आपको करंट अफेयर पढ़नी है, वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। सबसे अच्छा क्वेश्चन आया था समुद्र सेतु का, जो जुलाई 2021 में ही कंडक्ट कराई गई थी, तो इसका मतलब है जुलाई का क्वेश्चन तो आ रहा है। ठीक है, जुलाई 2021 में ऑपरेशन समुद्र सेतु का पार्ट 2 कंडक्ट कराया गया था। अभी समुद्र सेतु है क्या, इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ठीक है, समुद्र सेतु 2 क्यों, बिकॉज जो समुद्र सेतु फर्स्ट था ये उसका 2nd वर्जन है जो कि मई 2020 में लॉन्च किया गया था। ये इसका जो मोटिव है वो ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना है। थ्रू किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करना है, शिप्स के थ्रू। ठीक है, वाटर में। जो ऑपरेशन समुद्र सेतु है वो कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे बनाया गया था। इंडियन सिटीज़न जो ओवरसीज़ रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, ओवरसीज़ में रहते हैं, उन्हें रिपेट्रिएट करना, मतलब अपने स्वदेश वापस लाने के लिए, ये इसका मोटिव हो जाता है। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था, शिप्स के नाम में भी पूछे गए थे या फिर कितने शिप्स गए थे। जो ये INS कोलकाता और INS तलवार हैव एंटर्ड द पोर्ट ऑफ मनामा बहरीन। इस तरीके से आपसे शिप्स के नाम और मे बी शिप्स के
एग्जैक्टली जिन बच्चों से मैंने क्वेश्चंस पूछे उन्होंने यही बताया कि ऑपरेशन सेतु रिलेटेड कुछ आया था, इसलिए मैंने आपको ऑपरेशन सेतु का मोटिव क्या था, कब आया है, फर्स्ट कब आया था और कौन कौन से INS इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, INS जलसावा था जिसका एंड रूट था बैंकॉक, वाइल जो INS एरावत था उसका मिशन था सिंगापुर। ठीक है, ये 4 INS थे जो इसमें इन्वॉल्व थे मिशन सेतु सेकंड में। आपको भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पता चलता है तो आप उसको इतनी ही डिटेल में पढ़ा कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि 1 लाइन फॉर्म में ख़त्म कर दें। जब भी आपके सामने कोई न्यू क्वेश्चन आता है तो आप उसका मोटिव, कब से वो आया है, अभी करंट में क्या सिचुएशन चल रही है, इसी का नाम करंट अफेयर है। ठीक है, करंट अफेयर ये नहीं कि आपने कहीं से बुक में 1 लाइनर पढ़ लिया और वहीं से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से जो आया था वो 7th शेड्यूल रिलेटेड आया था। तो अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी 7th शेड्यूल पूछा गया था एग्जैक्टली एग्जाम में, तो आपको सारा का सारा शेड्यूल पता होना चाहिए। ठीक है, आपको सारे के सारे शेड्यूल याद होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में सेम शेड्यूल तो पूछा नहीं जाएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल कुछ भी पूछ लिया जाए, बट अगर आपको ये पता चल गया कि लास्ट शिफ्ट में ये पूछा गया तो आपको ऑफकोर्स वो टॉपिक के अराउंड की चीज़ें तो कंप्लीटली आनी चाहिए। तो 7th शेड्यूल में क्या पूछा गया था कि जो हमारी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है वो किस शेड्यूल में आती है, तो उसका आंसर होता है 7th शेड्यूल। ठीक है, अब यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट होती क्या है? कुछ काम है जो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वो यूनियन लिस्ट के अंदर आती हैं, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके जो एरियाज़ हैं। ठीक है, कुछ हैं जो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, मतलब स्टेट लिस्ट का दायरा होता है कि हाँ वो इस विभाग से जुड़े हुए काम वही कर सकता है, और कुछ ऐसे जो दोनों को मिल बांट के करने होते हैं। ठीक है, उसे कंकरेंट लिस्ट में लाया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया से 2-3 क्वेश्चन आए थे, बहुत ज़्यादा भी आए थे, बच्चे कह रहे थे कि हमारी शिफ्ट में तो 5 भी आए थे, तो इस हिसाब से बता रही हूँ कि रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया जैसे आपको पता चल गया वहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो आपको रिवर सिस्टम इंडिया तो पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको सारा रिवर सिस्टम पढ़ जाना चाहिए। ज़्यादा देर का टाइम नहीं है, 2 से 3 घंटे का आपने नोट्स बना रखे होंगे, उनको रिवाइज ही करना है। सो रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको करके जाना चाहिए। अब जो क्वेश्चन मेरे को 3 क्वेश्चन मिले हैं स्टूडेंट से, वो एक तो सोर ऑफ बिहार पूछा गया था, सोर ऑफ बंगाल और गंगा के जो प्रयाग थे। अब जैसे रिवर के क्वेश्चंस आए हैं तो आपको ये नहीं कि इन्हीं तीनों का आंसर पता होना चाहिए। सबसे पहले रिवर की एक टर्मिनोलॉजी होती है, मतलब रिवर सिस्टम में जो जो वर्ड यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि रिवर्स, नदियों की पढ़ाई को क्या कहा जाता है, कि अगर आप रिवर के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे, तो उसको हम पोटेमोलॉजी कहेंगे। ठीक है, सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज एलुवियल। एलुवियल जो सॉइल है वो रिवर से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि इसे हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जल द्वारा जो बहाकर लाई हुई मिट्टी होती है, जो नदियाँ अपने साथ बहाकर मिट्टी ले आती हैं, जो कि बहुत फर्टाइल होती है, बहुत उपजाऊ भूमि कहलाती है, उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, रिवर से। तो ऐसी जो भी टर्मिनोलॉजी रिवर से रिलेटेड है, तो रिवर सिस्टम आपको पूरा ही खत्म करना है, तो रिवर टर्मिनोलॉजीज में उसके अंदर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि ब्रैकिश वाटर है। ब्रैकिश वाटर क्या होता है, एक सॉल्टियर वाटर, मतलब जिसे खारा पानी आप कहेंगे। ठीक है, मगर वो ऐसा खारा पानी होता है जो नदी से तो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि नदियों का पानी खारा नहीं होता, नदी से ज़्यादा होता है, बट समुद्र से कम होता है, तो उसे हम ब्रैकिश वाटर कहते हैं। ठीक है, जो नदियों से ज़्यादा है बट समुद्र से कम है। किस चीज़ में कम या ज़्यादा है, उसकी सॉल्ट जो उसका लेवल होता है, नमकीन कितना है पानी। ठीक है, तो उसे हम ब्रैकिश वाटर कहेंगे। जैसे कि आप इस इमेज में देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए, फ्रेश प्लस सॉल्ट, यहाँ से नदी फ्रेश वाटर ला रही है और यहाँ से सॉल्ट वाटर आ रहा है, दोनों मिलके यहाँ पर क्या बन गए हैं, फ्रेश प्लस सॉल्ट। ठीक है, तो वो क्या बन गया, ब्रैकिश वाटर। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो क्या है, एस्चुअरी। एस्चुअरी, इट इज़ अ प्लेस वेयर रिवर मीट्स द सी, ऑल्सो कॉल्ड द माउथ ऑफ रिवर। एस्चुअरी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर रिवर और सी आपस में मिलते हैं, इसे रिवर का मुंह भी कहा जाता है, नदी का मुख कहा जाता है, और हिंदी में इसे ज्वार नद्री मुख, ज्वार नद्री मुख कहा जाता है, जिसे कि सागर तट पर स्थित सागर तट पर स्थित एक आधा खारे जल का समूह है, जिसमें एक या एक से अधिक नदियाँ विलय होती हैं। ठीक है, एक नदी भी, 2 नदी भी मिल जाती हैं आपस में। ठीक है, एक नदी का भी मुख हो सकता है और 2 से ज़्यादा का भी हो सकता है, झरने का भी हो सकता है। सो जब ये सारी नदियाँ समुद्र में विलय होती हैं तो इन्हें माउथ ऑफ द रिवर भी कहा जाता है, या फिर ज्वार नद्री मुख भी कहा जाता है। ठीक है, एस्चुअरी इंग्लिश में कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ से एक रिवर आ रही है फ्रेश वाटर की, वो सी में मिल गई। ठीक है, तो इस पॉइंट को एस्चुअरी डिफाइन किया जाएगा।
मैं आपको पूरा रिवर सिस्टम पढ़ा नहीं रही, जस्ट बता रही थी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है जैसे मैंने अभी एलोबरेट किया है। अभी जैसे आपका क्वेश्चन आया था प्रयाग से कि गंगा के प्रयाग के बारे में, तो एग्जैक्टली तो स्टूडेंट को याद नहीं था कि कौन से प्रयाग के बारे में आया था। तो हमारे 5 प्रयाग होते हैं, 5 तरह के प्रयाग हैं हमारी गंगा से रिलेटेड, तो 5 मैंने यहाँ बता दिए हैं। आप देख लेना जिनको पता होगा कौन सा क्वेश्चन आया था, और जिनका एग्जाम हो चुका है वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डाल दीजिएगा किस तरह के क्वेश्चन आए थे, ताकि जो बच्चे वीडियो देखें और बाद में कमेंट सेक्शन को चेक करें तो उन्हें कुछ ना कुछ तो नए क्वेश्चंस मिले। ठीक है, सबसे पहला है विष्णु प्रयाग जो कि अलकनंदा। आप ये देखेंगे कि देखिए याद करना बहुत ही आसान है, 5 जो हैं अलकनंदा से रिलेटेड है। ठीक है, 5 में जो पहली रिवर है, देखो प्रयाग किसे बोला जाता है हिंदी में, कन्फ्लुएंस बोलते हैं। कन्फ्लुएंस मतलब 2 नदियां जब कहीं पर मिलती हैं उसे कन्फ्लुएंस या प्रयाग बोला जाता है। इसको याद करना इतना भी मुश्किल नहीं है, 5 के 5 उत्तराखंड में है। ठीक है, ऑल 5 आर इन उत्तराखंड, 5 ही अलकनंदा नदी से रिलेटेड है। जो सेकंड जो नदी है वो अलग है, जैसे अलकनंदा से धौली गंगा जब मिलती है तो उसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। ठीक है, नंदाकिनी से नंद प्रयाग बनता है, पिंडार से कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी से रुद्र प्रयाग, भगीरथी से देव प्रयाग। ठीक है, गंगा और यमुना भी आपस में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, जिसे संगम कहा जाता है, इलाहाबाद में मिलते हैं। ठीक है, आपको याद करना नहीं आसान होगा, और फिर भी अगर आपको याद नहीं होता तो छोटी मोटी इनकी ट्रिक्स बना के बिल्कुल याद कीजिए। ऐसे सीधे सीधे तो किसी को याद नहीं होता, जैसे कि नंदाकिनी में भी नंद है और नंद प्रयाग में भी नंद है, आप आराम से याद कर सकते हैं। आफ्टर एग्जाम आपका क्या होने वाला है, DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो धौली गंगा का D एंड विष्णु प्रयाग का V, DV ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, भगीरथी देव प्रयाग। नेक्स्ट, अब जैसे कि रिवर सिस्टम आपने पढ़ लिया, उसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ ली, इंडिविजुअली रिवर्स के बारे में पढ़ लिया, उनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ लिया, कुछ हिस्ट्री भी होती है रिवर्स की, हिस्ट्री लाइक उनके एंशिएंट नेम भी होते हैं, वो भी आपको जानना ज़रूरी है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि इंडस का पुराना नाम है सिंधु, झेलम को पुराने एंशिएंट टाइम में कहा जाता था वितास्ता, चेनाब का पुराना नाम एंशिएंट टाइम में था अस्किनी, रवि को पुरुषनी, रवि किसका नाम होता है, पुरुष का, तो रवि को परुषनी, बियास को विपाशा, इसको आप बहुत इजी वे में याद कर सकते हैं। विपाशा, आपको एक हीरोइन का नाम याद है विपाशा बसु, तो विपाशा और बसु की जगह ब्यास। शतलुज शतुद्री, आगे के 3 डिजिट सेम है, SUT, इजी टू रिमेंबर। ब्रह्मपुत्र का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत में उसको दिहांग और टीसांगपो कहा जाता है, जो कि कई बार पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से आपको रिवर सिस्टम खत्म करना है। अगर आपका वहाँ से क्वेश्चन उठा है तो ऐसे ही आपको कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि आपको नहीं आता और मॉक एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो आपको उससे रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है जितनी मैं रिवर सिस्टम के बारे में बता रही हूँ। नेक्स्ट थिंग इज रिवर, इंडिया की रिवर पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, इंटरनेशनल रिवर्स के बारे में भी क्वेश्चन आता है जो इंडिया में नहीं है, तो उनके बारे में किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी रिवर है जिस पे पूरी, वो सबसे लंबी रिवर है और बहुत डीप है, बहुत बड़ी है, बट उस पर फिर भी कोई ब्रिज नहीं है, तो ऐसी रिवर का नाम है अमेजन। द रिवर विच डज नॉट हैव एनी ब्रिजेस अक्रॉस इट एंटायर लेंथ, उसके एंटायर लेंथ में उस पर सिंगल ब्रिज नहीं बना हुआ। ठीक है, तो वो कौन सी है, अमेजन। ऐसी कौन सी रिवर है जिसे चाइना की सोरो कहा जाता है, जैसे अभी आपने पढ़ा ना बंगाल की सोरो, बिहार की सैरो। ठीक है, तो ऐसे चाइना की सोरो किसे कहा जाता है, उसे रिवर हवांगहो और येलो रिवर बोला जाता है। क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में आपसे चाइना की सोरो पूछ ले, क्योंकि सोरो ऑफ बिहार और सोरो ऑफ बंगाल तो पूछ चुके हैं। तो इस तरह के एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स होते हैं रिवर के बारे में इंटरनेशनली, वो भी आपको पता होने चाहिए। द रिवर विच क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्वाइस, 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को काटते हैं, उसे लिम्पोपो बोलते हैं। याद करना भी आसान है, पोपो 2 बार आ रहा है, PO, तो ऑफकोर्स यही ट्वाइस बार काटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिवर विच क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस, इक्वेटर को जो 2 बार काटते हैं उसे बोलते हैं जेयर। नेक्स्ट रिवर इज रिवर डैनूबे। रिवर डैनूबे क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अकेली ऐसी रिवर है जो 4 कैपिटल से होके जाती है, 4 डिफरेंट कंट्रीज के कैपिटल के अंदर से ये जाती है। और वो 4 कैपिटल्स कौन कौन से हैं, और देखिए ये रिवर पढ़ते पढ़ते आपको 4 कैपिटल्स याद हो जाएंगे 4 कंट्रीज़ के, क्योंकि कंट्री के कैपिटल
और कंट्री भी कई बार पूछा जाता है। तो वो 4 कैपिटल्स कौन से हैं? सबसे पहला है, कंट्री का नाम है बुदापेस्ट और हंगरी। नेक्स्ट इज बेलग्रेड एंड सर्बिया। थर्ड इज वियना एंड ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों डिफरेंट है। नेक्स्ट इज ब्रेस्टिलावा एंड स्लोवेकिया। ठीक है, इट ऑल्सो टचेज, ये इन कंट्रीज को भी टच करती है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता जितना ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी 4 कैपिटल्स को टच करती है। ठीक है, कौन सी है? रिवर डैन्यूब। याद करना भी आसान है। डी जो अल्फाबेट है वो कौन से नंबर पे आता है? ABCD, 4th नंबर पे। तो डी मतलब 4 और डैन्यूबे ही, D फॉर डैन्यूबे एंड D फॉर 4 ही ऐसा है जो 4 कैपिटल सिटीज को टच करता है। सो नाउ कम टू नेक्स्ट, ओवरऑल एनालिसिस करके देखो। ये ही कुछ क्वेश्चन थे बेटा। एग्जाम के बाद क्या होता है, स्टूडेंट्स को याद नहीं रहते एग्जाम के बाद क्वेश्चंस। मैंने बहुत कोशिश की उनसे रिकलेक्ट करने की, बट इतने ही क्वेश्चन कलेक्ट कर पाई। बट इतना तो आपको आइडिया हो गया कि करंट अफेयर आपको लास्ट 6 to 7 मंथ्स की पढ़नी है, और आपको जो जीके के क्वेश्चन है वो आपके जो कॉमन टॉपिक्स हैं, रिवर सिस्टम या बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, यहीं से आ रहे हैं। तो आपको अपनी वही चीज़ें रिवाइज करनी है जो प्रीवियसली एग्जाम में पूछी जा रही हैं। ठीक है, मैथ्स बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रही है, बच्चों का ऐसा कहना है बिल्कुल कि कैलकुलेटिव है। तो आपको मैथ्स सेक्शन में क्या ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो ईजिली आप कर पा रहे हो। जो ज़्यादा कैलकुलेटिव आपको देखने से ही लगे वो आपको वहीं के वहीं छोड़ देना है। देखिए एग्ज़ाम में ना, एक सेकेंड, एग्ज़ाम में ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने ईगो को साइड में रखना। समटाइम्स क्या होता है, जो मैथ्स का स्टूडेंट होता है ना, उसको लगता है कि अरे ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा, ये तो मैंने किया था, मेरे से हो जाएगा, अभी मेरे को करना है। तो उसमें क्या है, जितने में वो 2 से 3 क्वेश्चन कर सकता था वो वहीं अपना, तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, हार्ड वर्क नहीं करना कि मैं इसको करके रहूँगा। आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है कि आपको क्वेश्चन छोड़ ही देना है। ठीक है, वो क्वेश्चन भी आपको 1 ही नंबर दिला रहा है, और कोई नॉर्मल प्लस माइनस का क्वेश्चन होगा वो भी 1 नंबर ही दिलाएगा। तो आपको तो नंबर चाहिए ना, थोड़ी ना वहाँ अपनी दिखाना है कि हाँ मैं तो मैथमेटिशियन हूँ। इसलिए आपको क्या करना है कि वाइजली चूज करना है कि हाँ ये क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है तो ये फटाफट अटैम्प्ट किया और नेक्स्ट गया। बिकॉज आपको पता है कि टाइम कम है। आपको ये तो पता है कि आपके जब 100 में से 70 to 80 अटैम्प्ट हो रहे हैं तो आपको 20 क्वेश्चन छोड़ने ही छोड़ने हैं, तो उनमें से यही वाला छोड़ दो। ठीक है, तो क्वेश्चन को छोड़ना इज द बेस्ट डिसीजन। ठीक है, किस क्वेश्चन को आप चूज कर रहे हो वही आपके सिलेक्शन को बताता है। नेक्स्ट इज इंग्लिश इजी आई थी, रीजनिंग लेंदी थी। रीजनिंग बहुत लेंदी थी, रीजनिंग के क्वेश्चन भी बच्चों से नहीं, एक्चुअली देखो मैथ्स तो क्या आप सॉल्व कर सकते हैं, रीजनिंग में बहुत बार दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या लॉजिक होगा, वो लॉजिक क्रैक भी नहीं करता। तो आप उसको, जो आपसे नहीं हो रहा है 1 से 2 बार में, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, और जब आप रीजनिंग करते हैं तो बहुत कूल डाउन होकर सोचा कीजिए कि हाँ यहाँ क्या लग सकता है। जब आप अंडर द प्रेशर फील करेंगे ना तो आप सोच ही नहीं पाएंगे, आपकी सोचने समझने की क्षमता ही चली जाएगी। तो प्रेशर कभी नहीं फील करना है एग्जाम में, आपको बिल्कुल लाइट मोड में जाना है। और जब भी आप एग्जाम सेंटर जाते हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्टिंग कि आधा घंटा पहले जाइए, ऑन टाइम बिल्कुल मत जाइए। फिर आपको ये होता है कि मेरे को अंदर नहीं घुसने दिया, और अंदर चली भी गई तो मैं बहुत, वो कहते हैं ना 5 मिनट थे एग्ज़ाम शुरू होने में, बहुत प्रेशर में आ गई, मेरे से एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, एग्ज़ाम भी ख़राब हो गया। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट इज कट ऑफ एनालिसिस। मैं एक वीडियो सेपरेट बना चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो सेफ अटैम्प्ट है वो आपको 70 अटैम्प्ट करके आने। कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस मैम हमारे 50 हैं। अगर आपके 50 विद 99% एक्यूरेसी है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर 70 आपने किए हैं तो वो एक सेफ स्कोर हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 70 में से 9 to 10 क्वेश्चन तो आपके गलत होने ही हैं। और अगर 9 to 10 क्वेश्चन गलत होने तो वो 3 to 4 मार्क्स फिर आपके नेगेटिव में भी ले जाएंगे। ठीक है, सो नेगेटिव में ले जाने के बाद आपके कितने मार्क्स बचेंगे? इतने ही बचेंगे, 50 to 60। सो वो आपका सेफ अटैम्प्ट हो जाएगा। बट अगर मैं अभी आपको बोल दूँ कि 50 अटैम्प्ट करके आना तो आप 30-40 पे जाके रुकोगे, तो आपका सेफ स्कोर हो जाता है 70 क्वेश्चन। ओके, बट फिर भी जिन बच्चों ने इनसे कम अटैम्प्ट किए हैं, सो आपको हताश नहीं होना है, लीव इट। आपको नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, रिजल्ट आएगा तो देख लेंगे। ठीक है, आप तो एनसीसी कैडेट, तो इतनी जल्दी हार नहीं मारनी। कट ऑफ जनरल के लिए जो हो सकती है वो है 100 to 110, EWS के लिए 100 to 105। EWS और जनरल की कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम जाती है, बल्कि कभी कभी EWS की ज़्यादा भी चली जाती है। OBC 90 to 100, SC ST 70 to 80। यहाँ पर मैं एक डाउट और क्लियर करना चाहूँगी। बच्चों का ये डाउट है बहुत बार कमेंट सेक्शन में, मैम -1/4 है या फिर 1/2 है। ठीक है,
अब मैं बता देती हूँ, 100 क्वेश्चन है आपके, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के लिए है, सो आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 है बेटा। अब आप 2 का 1/4 करेंगे तो आपके पास आएगा 0.50। सो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0.50 नंबर आपके कटने वाले हैं। ठीक है, डाउट क्लियर? आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है, 1/2 नहीं है। आप 1/2 इसलिए समझ रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि 0.50 नंबर कट रहे हैं तो एक का आधा होता है सीधा 1.50। बट आप ये भी देखिए ना कि 2 नंबर हैं आपके एक क्वेश्चन के लिए, आपको 2 नंबर मिल रहे, तो 2 नंबर का 1/4 है वो 0.50, 1 का नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आपको कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।